हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा जो रचित इतिहास ग्रंथ है उसे हम देख रहे थे। और इस वीडियो में भी हम इसके एमसीक्यू सीरीज़ को देखेंगे। प्रीवियसली हमने जो वीडियोस कवर किए हैं उसमें हमने आदिकाल के एमसीक्यूज़ को देख लिया है, भक्तिकाल के एमसीक्यूज़ को देख लिया है। भक्तिकाल के रिगार्डिंग 3 वीडियोज़ आपको मिलेंगे। एक सामान्य परिचय के संबंधित है, दूसरा शगुन भक्तिधारा और तीसरा निर्गुण भक्तिधारा। ठीक है, तो आदिकाल से 3 है। फिर इसके बाद हमने रीतिकाल का भी देख लिया था। रीतिकाल में भी 2 वीडियोज़ है शायद। ठीक है, तो आप रीतिकाल का भी एक सामान्य परिचय का है और एक रीतिकाल से संबंधित, यानी इसमें अन्य कवि आ जाएंगे और रीतिकाल की सामान्य विशेषताएं आ जाएंगी और रीतिकाल के आधुनिक अवशेष आ जाएंगे। आधुनिक अवशेष में जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र या भारतेंदु मंडल के जितने भी रचनाकार हैं जिन्होंने ब्रजभाषा में और रीतिकाल की पद्धति या प्रवृत्ति के आधार पर अपनी रचनाएं की हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो उन सभी कवियों को हमने दूसरे वीडियो यानी रीतिकाल वाले वीडियो में कवर किया है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में आधुनिक काल को कवर करने वाले हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु युग को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, यानी खड़ी बोली गद्य का विकास और भारतेंदु युग। ठीक है, इस वीडियो में हम भारतेंदु युग को और खड़ी बोली के विकास को कवर करने वाले हैं। और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं उसे हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। यहाँ मैं आई बटन में भी उसे फिलअप कर दूँगी, आप उसे देख सकते हैं। और उन सभी वीडियोस में जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं या फिर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसके कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जिस पोर्शन को हम कंप्लीट करने वाले हैं वह है आधुनिक काल। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आधुनिक काल का जो सबसे पहला टॉपिक है वह है खड़ी बोली गद्य का विकास। ठीक है, इसमें पहला जो प्रश्न है वह है आधुनिक काल में किस विधा का महत्व विशेष रूप से बढ़ा है। ऑप्शन है पद्य, दूसरा ऑप्शन है गद्य, तीसरा है चित्रकला, चौथा है नृत्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गद्य। आधुनिक काल में गद्य विधा का महत्व विशेष रूप से बढ़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गद्य का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है लय से, दूसरा संगीत से, तीसरा वैचारिकता से, चौथा तुकांत से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गद्य का जो संबंध होता है वह होता है वैचारिकता से, है ना। जैसे अगर हम गद्य का एक रूप अगर हम निबंध को देखें तो निबंध क्या है, वैचारिक या विचारों का संग्रह कह सकते हैं, या उसमें वैचारिकता जो है एक प्रधान गुण होते हैं, है ना। तो वैचारिकता जो है वो गद्य की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के बाद की कविता पर किसका दबाव रहा। हम तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, भारतेंदु युग के बाद की कविता पर किसका दबाव रहा। पहला जो ऑप्शन है वह है संगीतात्मक दबाव, दूसरा गद्यात्मक दबाव, तीसरा तुकांत दबाव और चौथा चित्रात्मक दबाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु युग के बाद की कविताओं पर गद्यात्मक दबाव अधिक रहा, है ना। संगीत, तुकांत और चित्रात्मक, तो चूँकि अगर हम देखें तो ये एक शैली जो है वो सभी युग में हम देखते हैं, लेकिन संगीत और जब हम तुकांत की बात करते हैं तो ये पद्यात्मक शैली जो भी है वह उसमें दिखाई देता है। और चूँकि आधुनिक युग जब प्रवेश होता है तो गद्य पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, वहाँ पद्य जो है, पद्य की रचना कम होने लगी, धीरे धीरे गद्य का प्रभाव बढ़ने लगा। तो गद्यात्मक दबाव जो है भारतेंदु युग के बाद की कविताओं पर अधिक रहा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक युग में, चौथा हम देख रहे हैं, आधुनिक युग में गद्य की कौन कौन सी विधाएं प्रमुख रही हैं। तो इसका सही जो उत्तर होगा पहला ऑप्शन है निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आलोचना, दूसरा है सुभाषित, गीत, दोहे, कवित्व, तीसरा है संगीत, नृत्य, चित्रकला, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निबंध, नाटक और उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आलोचना। ये सभी क्या है, आधुनिक युग की गद्य विधाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रीतिकालीन कविता में किस पर अधिक ध्यान था। रीतिकालीन कविता में किस पर अधिक ध्यान था। तो ऑप्शन है वैचारिकता और यथार्थ पर, रीति, लय और संगीतात्मकता पर, निबंध और विवेचना पर, उपन्यास और कहानी पर।
ठीक है, तो प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। रीतिकालीन कविता के विषय में पूछा जा रहा है, आधुनिक कालीन नहीं या भारतेंदु युगीन कविता नहीं। रीतिकालीन कविता में किस पर ध्यान दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रीति, लय और संगीतात्मकता पर अधिक ध्यान था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल शासनकाल के अंतिम दौर में खड़ी बोली गद्य को किस रंग में ढालने का प्रयास हुआ? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है फारसी, चौथा है उर्दू। प्रश्न में मुगल शासनकाल के अंतिम दौर में खड़ी बोली गद्य को किस रूप में ढालने का प्रयास हुआ है, यह पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फारसी, यानी सी, फारसी भाषा में खड़ी बोली गद्य को ढालने का प्रयत्न किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस समय फारसी का प्रयोग करने का कारण क्या था? पहला ऑप्शन है भाषा को कठिन बनाना, उच्च वर्ग का अनुकरण करना, विदेशी भाषा सीखना या साहित्य का संवर्धन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च वर्ग का अनुकरण करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, आजकल लोग बोलते समय बीच बीच में किस भाषा के शब्द का वाक्य का प्रयोग करते हैं, जैसा मुगल काल में फारसी का होता था? ऑप्शन है अरबी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है उर्दू और चौथा है संस्कृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आजकल लोग बीच बीच में, यानी आजकल लोग बोलते समय बीच बीच में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसा मुगल काल में फारसी भाषा का प्रयोग होता था। ठीक है, हिंदी बोलते बोलते क्या होता था, फारसी भाषा का उपयोग होने लगता था या फारसी भाषा के शब्दों का उपयोग करते थे। उसी तरीके से आज भी आधुनिक समय में हम क्या कर रहे हैं, हिंदी बोलते बोलते हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उर्दू शैली के विकास का कारण क्या था? पहला है धार्मिक, दूसरा है सांस्कृतिक और प्रशासनिक, तीसरा है आर्थिक, चौथा है राजनीतिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक और प्रशासनिक। उर्दू शैली की जो विकास है उसका कारण क्या था? सांस्कृतिक और प्रशासनिक था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1803 में किस कॉलेज में हिंदू उर्दू के ग्रंथ तैयार कराए गए? फिर से देखना है, 1803 की बात हो रही है। 1803 में किस कॉलेज में हिंदी उर्दू के गद्य ग्रंथ तैयार कराए गए? पहला ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दूसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज, तीसरा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, चौथा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज में 1803 में हिंदी उर्दू गद्य के ग्रंथ तैयार कराए गए। इसके विषय में थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज 1803 कलकत्ता में है। ठीक है, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये इम्पोर्टेंट है और ये कहाँ स्थित है इसके विषय में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता के हिंदू उर्दू अध्यापक, ठीक है, कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक ने गिलक्राइस्ट में हिंदी और उर्दू दोनों में ग्रंथ पुस्तकें तैयार कराई। तो यानी कि हिंदू और उर्दू के अध्यापक कौन थे? गिलक्राइस्ट थे। यहाँ ने आएगा। ठीक है, यहाँ ने आएगा। हिंदी उर्दू अध्यापक कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट। ठीक है, यहाँ पे तो नाम लिखा हुआ है क्राइस्ट। तो जॉन गिलक्राइस्ट क्या थे? इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में 1803 ईस्वी में हिंदी और उर्दू दोनों ही गद्य ग्रंथों का निर्माण करवाना प्रारंभ कराया। ठीक है, ये वहाँ के अध्यापक थे। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल का पहले हमें इस प्रश्न में देखिए, बहुत सारे अन्य प्रश्न हैं जिससे हम निकाल सकते हैं या इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लल्लू लाल की बात करें तो लल्लू लाल का जो जन्म वर्ष एक प्रश्न हो सकता है, यानी कि उनका जो जन्म वर्ष है वह क्या है? 1763। दूसरा उनका मृत्यु वर्ष पूछा जा सकता है तो वह है 1825, है ना। और तीसरा प्रश्न क्या है? लल्लू लाल ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक खड़ी बोली गद्य में लिखी? तो कौन सी भाषा में लिखी, ये एक प्रश्न हो सकता है। खड़ी बोली गद्य एक भाषा का वाला प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी जो ये प्रश्न पूछा जा रहा है वह है, लल्लू लाल ने 1763 और 1885 ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक खड़ी बोली गद्य में लिखी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन है सुखसागर, दूसरा नासिकेतोपाख्यान,
तीसरा है प्रेम सागर और चौथा है रानी केतकी की कहानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम सागर। लल्लू लाल ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक खड़ी बोली गद्य में लिखी है? तो प्रेम सागर इन्होंने खड़ी बोली गद्य में लिखी है। प्रकाशन वर्ष हम इसका देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो है वह हम देखेंगे क्या कि 1763 इनका जन्म था और मृत्यु जो थी वह 1825 थी। प्रेम सागर का अगर प्रकाशन वर्ष देखा जाए तो ये 1803 के आसपास ही, जो फोर्ट विलियम कॉलेज का जो समय है उसी दौरान ये पुस्तकें लिखी गई हैं। ठीक है, तो अगर समय, अगर वैसे तो इसका समय एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन अगर समय विशेष पूछा जाए तो जो इसके अप्रॉक्स में होगा वो हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित के लेखक कौन थे? तो इसमें से दो प्रश्नों, एक तो निकलता है, एक तो है कि रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित है। और इसके लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है मुंशी सदासुख लाल नियाज़। ठीक है, ये नियाज़ है इनका टाइटल। दूसरा है लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां और सदर मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंशाअल्लाह खां। ये सभी प्रश्न जो भी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, या हमने आदिकाल का किया, रीतिकाल का किया, भक्तिकाल का किया, और अभी हम आधुनिक काल का जो प्रश्न कर रहे हैं, ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से ही हैं। आप सर्वप्रथम पहले उस पुस्तक को पढ़ेंगे और कोशिश करना है कि पुस्तक जब आप पढ़ रहे हों और वीडियोस अगर देख रहे हैं तो दोनों को साथ साथ देखते देखते आप उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं अपनी पुस्तक में। ठीक है, या फिर अगर आप अलग से कहीं नोट्स बना रहे हैं तो आप इस तरीके से, मतलब दोनों काम करना है। ठीक है, कि आप कहीं नोट डाउन करें या उसे हाईलाइट करें। इससे क्या होगा कि आप जब एक बार पढ़ते हैं, एक बार सुनते हैं, तो दोनों बार जो है वो चीज़ें और मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो वो जो है ज़्यादा टाइम तक आपको वो याद रहता है। ठीक है, तो फिलहाल जो अगर हम देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंशाअल्लाह खां। अगला देखते हैं। इंशाअल्लाह खां का भी समय अभी हम देख लेते हैं। 1756 में इनका जन्म हुआ है और 1817 में इसकी मृत्यु हुई है इनकी। ठीक है, तो ये जो तीन जैसे कह सकते हैं अगर हम, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदर मिश्र, इन तीनों को आप बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से इनके जन्म वर्ष और उनकी पुस्तकों का नाम ज़रूर याद रखें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुंशी सदासुख लाल नियाज़। ठीक है, जैसे यहाँ पे नियाज़ आ गया, किस भाषा के भी लेखक थे? किस भाषा के लेखक थे? तो पहले तो इनका हम ये देख लेंगे, मुंशी सदासुख लाल नियाज़ का जो जन्म वर्ष है वो 1746 है, मृत्यु वर्ष 1824 है। किस भाषा के भी लेखक थे? तो इसका पहला ऑप्शन है बांग्ला और संस्कृत, दूसरा है उर्दू और फारसी, तीसरा है तमिल और तेलुगु, चौथा है अंग्रेज़ी और हिंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर उर्दू और फारसी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उर्दू और फारसी। मुंशी सदासुख लाल नियाज़ किस भाषा के लेखक थे? उर्दू और फारसी। ठीक है, इनके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। इन्होंने सुख सागर नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, तो सदासुख लाल नियाज़ की बात करेंगे तो उन्होंने सुख सागर लिखा। कैसे याद करेंगे? सुख से हम याद कर लेंगे क्या? सदासुख। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि सुख सागर की रचना किसने की है, तो सदासुख लाल नियाज़। तो सुख सुख से क्या करेंगे? हम इसे कॉमन कर लेंगे और सुख से हम सदासुख लाल नियाज़ और सुख सागर याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है लल्लू लाल ने अपने गद्य में किन शब्दों का बहिष्कार किया है? प्रश्न है लल्लू लाल ने अपने गद्य में किन शब्दों का बहिष्कार किया है? तो इसका ऑप्शन है संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरबी और फारसी। अरबी और फारसी के शब्दों का बहिष्कार किया है। किसने किया है? लल्लू लाल ने किया है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न था इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अरबी फारसी। अगला देखते हैं। अगला है नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? ठीक है, नासिकेतोपाख्यान जो है वह एक रचना है और इस रचना के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है इंशाअल्लाह खां, दूसरा है मुंशी सदासुख लाल नियाज़ और तीसरा है सदर मिश्र, चौथा है गिलक्राइस्ट, जॉन गिलक्राइस्ट। ठीक है, सबके विषय में आपको पता चल ही गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर नासिकेतोपाख्यान जो है वह सदर मिश्र का है। ठीक है, तो इसे आप अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं कि नासिकेतोपाख्यान को आप सदर मिश्र किस तरीके से ट्रिक बनाएंगे जो आपको ये जीवन भर या अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में से याद रहे, ये याद रह सके। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो इस प्रश्न का अगर हम एडिशनल अगर कोई देखें इन्फॉर्मेशन तो वो ये है कि सदर मिश्र जो है वो 19वीं सदी के प्रारंभ में इनका समय माना जाता है। ठीक है, यानी रचनाकाल का जो समय है वह 19वीं सदी का प्रारंभ है। ठीक है,
तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला हम पॉइंट देखते हैं या अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंक्ति है, यह कैसी चाहत मेरे मन में जागी जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। एक ऐसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन है सूखा वैज्ञानिक गद्य है, यह अलंकृत और मुहावरेदार गद्य है, अत्यधिक संस्कृत निष्ठ गद्य है या बाल साहित्य है। तो इस प्रश्न का सही कि यह क्या है? अलंकृत और मुहावरेदार गद्य है। यह कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा किनका है? मतलब इस पंक्ति की शैली क्या है? अलंकृत है और यह मुहावरेदार गद्य है। ठीक है, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें इस प्रश्न में तो इसका क्या है? ये जो पंक्ति है वो इंशाअल्लाह खां की पंक्ति है। एक ऐसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा इंशाअल्लाह खां की पंक्ति है। इसकी शैली क्या है? अलंकृत है और मुहावरेदार गद्य है। ठीक है, ये सभी प्रश्न अगर आप देखना चाहें तो फैक्ट अगर चेक करना चाहें तो ये विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से ही उद्धृत है। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए नासिकेतोपाख्यान किसने लिखा? है ना, अभी हमने देखा नासिकेतोपाख्यान वाला जो प्रश्न है वो पूछा गया था। इसका पहला ऑप्शन है लल्लू लाल, दूसरा है सदल मिश्र, तीसरा है मुंशी सदासुख लाल और चौथा है सैयद इंसा अल्लाह खां। तो इंसा अल्लाह खां के विषय में हमने अभी पढ़ा कि उन्होंने रानी केतकी की कहानी, है ना, रानी केतकी की कहानी या फिर उदयभान चरित उन्होंने लिखा है। दूसरा हमने क्या जाना कि मुंशी सदासुख लाल का क्या था? सुख सागर था। अभी अगर नासिकेतोपाख्यान की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सदल मिश्र हो जाएगा। लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदासुख लाल और सैयद इंसा अल्लाह खां में सदल मिश्र जो हैं नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र, जो नासिकेतोपाख्यान की जिन्होंने रचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? सदल मिश्र उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है नासिकेतोपाख्यान की भाषा पर किस क्षेत्रीय प्रभाव का उल्लेख पाठ में किया गया है? पहला ऑप्शन है पश्चिमी, दूसरा पूर्वी, दक्षिणी और चौथा उत्तरी। प्रश्न है नासिकेतोपाख्यान की भाषा पर किस क्षेत्रीय प्रभाव का उल्लेख पाठ में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी। अभी हमने पढ़ लिया कि नासिकेतोपाख्यान जो है वो सदल मिश्र की रचना है और सदल मिश्र की यह रचना किस क्षेत्रीय प्रभाव का उल्लेख करती है? यह पूर्वीय क्षेत्र के प्रभाव का उल्लेख करती है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मूल नहीं बल्कि अनुवाद ग्रंथ है? ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना मूल नहीं बल्कि अनुवाद ग्रंथ है? प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, रामचरित्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों ही रचनाएं क्या हैं? अनुवादित ग्रंथ है या अनुदित ग्रंथ है। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी जो हैं ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कथासार पुस्तक मूल किसका अनुवाद है? पुस्तक का नाम है कथासार और इसी विषय में पूछा जाएगा कि यह किस पुस्तक का मूल अनुवाद था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। वेदांत है पहला, दूसरा प्राचीन इतिहास मार्शमैन का, उपनिषद और रसायन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन इतिहास मार्शमैन का जो प्राचीन इतिहास है उसका नाम क्या रखा गया? कथासार। और इस पुस्तक को अनुदित ये कह सकते हैं, जो कथासार पुस्तक है यह अनुदित है। किस ग्रंथ का अनुदित है? ये अनुवाद है वह प्राचीन इतिहास मार्शमैन का। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, इसके विषय में हम थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है? 1833 के आसपास। ठीक है, अभी हमने पहले क्या पढ़ा था? 1803 में क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये आपने देखना है कहाँ है? कलकत्ता है। ठीक है, तो ये आप डेट की वाइज इसे याद कर सकते हैं, यानी कि 1803 एक जगह लिखिए, फिर फोर्ट विलियम कॉलेज लिखिए और स्थान क्या है? कलकत्ता। उसी तरीके से 1833 के आसपास आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी, यानी 1833 डालेंगे आप, फिर स्कूल बुक सोसाइटी लिखिए और स्थान क्या लिखेंगे? आगरा। इस तरीके से आगे भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे जिसमें आपको प्रकाशन वर्ष और जो उसके प्रारंभकर्ता हैं और जो स्थान है, स्थान विशेष जो है उससे जुड़ा हुआ, उसके विषय में जानना होगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल अगर हम देखें तो कथासार पुस्तक से संबंधित ही चीज़ें जो हैं वो देखते हैं हम। 1833 के आसपास आगरा में
स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई जिसने कथासार नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई गई। ठीक है, वहाँ से यानी स्कूल बुक सोसाइटी से यह पुस्तक प्रकाशित कराई गई। और 1840 में इसी स्कूल बुक सोसाइटी से भूगोल सार नामक पुस्तक भी प्रकाशित हुई। ठीक इसी स्कूल बुक सोसाइटी से 1847 में रसायन प्रकाशन भी छपा। ठीक है, तो 3 पुस्तकें जो हैं वो कहाँ स्कूल बुक सोसाइटी से 3 पुस्तकें निकली हैं। एक तो आपका कथासार, दूसरा आपका भूगोल सार, कथासार, भूगोल सार, और भूगोल सार के बाद हमारा रसायन प्रकाश। ठीक है, रसायन प्रकाश, अगर हम कहें रसायन प्रकाश, भूगोल सार और कथासार, ये 3 पुस्तकें जो हैं स्कूल बुक सोसाइटी से आई। एक 1833 में आई, एक 1840 में और एक 1847 में आई। 1833 में ये स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, इसके विषय में दे रखा है। कथासार का प्रकाशन वर्ष एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन हम उसे मान के चलते हैं कि 1833 के आसपास जब वो प्रकाशित यानी जब इसकी स्थापना हुई तो सबसे पहले जो है वो कथासार नामक जो पुस्तक हमारे समक्ष आई हैं। ठीक है, तो जो स्कूल बुक सोसाइटी है वो 1833 आप याद रखेंगे और आगरा इससे संबंधित याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो पहला ऑप्शन है बंगदूत, दूसरा है उदंत मार्टन, तीसरा है कथासार और चौथा है भूगोलसार। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, उदंत मार्टन, है ना। उसके विषय में भी थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं। उदंत मार्टन ये जो है 1826 में कानपुर में हुई। ठीक है, तो आप फिर से क्या लिखेंगे, 1826 लिखेंगे, उदंत मार्टन लिखेंगे, जिसके प्रारंभकर्ता कौन है, पंडित जुगल किशोर, यानी संपादक जो है इस पत्र समाचार पत्र के वो पंडित जुगल किशोर हैं। और स्थान के रूप में आप क्या लिखेंगे, कानपुर लिखेंगे। ठीक है, उदंत मार्टन किसने स्टार्ट किया है, जो पंडित जुगल किशोर ने, यानी संपादक इसके पंडित जुगल किशोर ने है, इसके संपादक कर्ता के रूप में भूमिका निभाई है और यह कानपुर से निकला है। ठीक है, समाचार पत्र है, यह हिंदी का पहला समाचार पत्र है। और इसका जो स्थान अगर हम देखें तो ये बाद में फिर कलकत्ता से भी हम इसे देखते हैं। ठीक है, कलकत्ता से यह निकला था। ठीक है, ये कलकत्ता से निकला था, लेकिन जो पंडित जुगल किशोर हैं वो कहाँ के रहने वाले थे, वो कानपुर के थे। ठीक है, तो जो उदंत मार्टन का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं कलकत्ता से है। और जो इसका समय है वो 1826 लिखेंगे, उदंत मार्टन लिखेंगे और कलकत्ता लिखेंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। और उदंत मार्टन के जो संपादक है वो कौन है, पंडित जुगल किशोर है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया और इसके साथ इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। अगला हम देखते हैं। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज में किस आवश्यकता के लिए गद्य रचनाएं लिखवाई गई। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है साहित्यिक मनोरंजन हेतु, प्रशासन और शैक्षिक कार्य हेतु, धार्मिक अनुष्ठानों हेतु और कृषि ज्ञान हेतु। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में जो भी रचनाएं या लिखवाई गई या फिर प्रकाशित करवाई गई वह जो है वो प्रशासन और शैक्षिक कार्य हेतु करवाए गए। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1803। जब भी प्रश्न आए तो आप उससे संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशन है एक बार उसे रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रशासन और शैक्षिक कार्य हेतु, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नासिकेतोपाख्यान किस वर्ष लिखा गया था। फिर से नासिकेतोपाख्यान आया, हमको याद करना है कि नासिकेतोपाख्यान जो है वो किसका समय है, इसका मतलब रचनाकार कौन है। तो रचनाकार कौन है, सदन मिश्र है ना। अब फिलहाल यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 1800, 1803, 1815, 1826। 1826 का अगर पूछा जाए तो ये क्या है, उदंत मार्टन का प्रकाशन वर्ष है ना। इसी तरीके से चीज़ों को रिलेट करते हुए आपको याद करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1803 हो जाएगा। जो 1803 है वो क्या है, नासिकेतोपाख्यान का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, रचनाकार कौन है, नासिकेतोपाख्यान के सदन मिश्र हो गए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सदन मिश्र किस स्थान के निवासी थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आगरा, वाराणसी, आरा, बिहार और कानपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आरा, बिहार। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। भाषा योग वशिष्ठ एक पुस्तक का नाम है और इसके रचनाकार कौन है, राम प्रसाद निरंजनी। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न और
कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे पूछा गया है। तो रामप्रसाद निरंजनी का जो पुस्तक है वो भाषा योग वशिष्ठ है, इसे आप याद कर लेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो बंगाल में राजा राम मोहन राय ने 1815 में उन्होंने वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित कराया। 1829 में उन्होंने हिंदी में बंगदूत नामक पत्रिका निकाली। ठीक है, तो अगर बंगदूत के विषय में पूछा जाएगा तो बंगदूत का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1829 है। प्रकाशन यानी कि इसके संपादक करता या फिर कह सकते हैं प्रारंभकर्ता कौन है, राजा राम मोहन राय। उसी तरीके से अगर हम वेदांत सूत्र की बात करें तो वेदांत सूत्र कौन है, 1815 में किसने किया है इसका अनुवाद किया है, राजा राम मोहन राय ने। तो इस तरीके से आपको डेट्स भी याद करने हैं, उसके प्रारंभकर्ता को याद करना है और संबंधित पुस्तक या संबंधित स्थान को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस यानी कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इसका ऑप्शन है बनारस, आगरा, कलकत्ता, इलाहाबाद और बनारस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलकत्ता। ठीक है, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी था ना, स्कूल बुक सोसाइटी का आगरा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड प्रकाशन के पीछे कौन कौन से महापुरुष का योगदान उल्लेखनीय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी पहला जो ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद, फ्रेडरिक पिंकर। तो उदंत मार्तंड के प्रकाशन के पीछे जो योगदान रहा है वह राजा राम मोहन राय का योगदान रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बनारस अखबार 1845 में किसने प्रारंभ किया था? यानी बनारस अखबार का जो वर्ष है वो क्या है? 1845 है। और पूछा जा रहा है क्या किसने प्रारंभ कराया था? ऑप्शन है नवीन चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसा दत्तासी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, तो इसे याद करना है। शिव प्रसाद सितारे हिंद है, कैसे याद करेंगे? शिव जी जो है वो बनारस में रहते हैं, तो इसलिए शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार। ठीक है, 1845 इसका समय है। अगला प्रश्न है, 1837 में संयुक्त प्रांत के सभी दफ्तरों की भाषा किसे बना दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उर्दू। 1837 में संयुक्त प्रांत के सभी दफ्तरों की भाषा किसे बना दिया गया? उर्दू को बना दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1845, 1850, 1863, 1867। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1867। ज्ञान प्रदायिनी 1867। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी का साधु रूप किसके गद्य अनुवाद द्वारा प्रस्तुत किया? लक्ष्मण सिंह ने हिंदी का साधु रूप किसके गद्य अनुवाद द्वारा प्रस्तुत किया? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है रामचरितमानस, पद्मावत, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम, महाभारत और गीता प्रेस ग्रंथ, मानसरोवर और गोदान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम। ठीक है, किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी का साधु रूप किस गद्य अनुवाद द्वारा किया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम द्वारा प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के लिए प्रयत्न करने वालों में निम्न में से किस विदेशी का नाम विशेष रूप से स्मरणीय है? पहला है विलियम जेम्स, दूसरा है फ्रेडरिक पिनकार्ट, तीसरा है मैक्स मूलर, चौथा है हेनरी विवियन डेरोजिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक पिनकार्ट। यानी हिंदी के लिए प्रयत्न करने वाले कौन थे? जो विदेशी हैं वो फ्रेडरिक पिनकार्ट थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। 1837 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत यानी अब जो उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है कि सभी दफ्तरों की भाषा क्या हो गई थी? उर्दू कर दी गई थी। यह प्रश्न हमने देखा था 1837 में क्या हो गया था कि जो तत्कालीन संयुक्त प्रांत है या अब जो उत्तर प्रदेश है उसकी भाषा क्या कर दी गई थी? उर्दू कर दी गई थी। बनारस में ही 1850 में सुधाकर निकला था। सुधाकर एक पत्रिका का नाम है और इसका जो समय है वह 1850 है और ये कहाँ से निकलता है? बनारस से निकलता है। ठीक है, हमने बनारस अखबार के विषय में पढ़ा था। बनारस अखबार किनका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल बात किसकी हो रही है? सुधाकर की हो रही है। और सुधाकर का जो समय है, प्रकाशन वर्ष जो है वह 1850 है और बनारस से यह निकलती है।
अगला जो है पॉइंट वह है राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला। ठीक है, अब प्रजा हितैषी नामक एक पत्र है और एक पत्र क्या हमने पढ़ा था, उदंत मार्टन। तो अभी फिलहाल उदंत मार्टन को साइड रखते हैं और प्रजा हितैषी पे फोकस करते हैं। तो प्रजा हितैषी नामक जो पत्र है ये कहाँ से निकलता है, आगरा से निकला था। प्रकाशन वर्ष क्या है, 1860। और इस पत्रिका को निकालने वाले कौन थे, राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो राजा हैं तो प्रजा की चिंता करेंगे, तो राजा लक्ष्मण सिंह क्या कर रहे हैं, प्रजा हितैषी निकाल रहे हैं और आगरा से निकालकर 1860 में से प्रकाशित करवा रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से लोकमित्र एक पत्रिका है, यह कहाँ से निकल रही है, यह भी आगरा से निकल रही है और इसका जो समय है वह है 1863 है। ये जितने भी फैक्ट्स हैं वो सभी पुस्तक से ही निकले हैं। ठीक है, मैंने कोई भी एडिशनल इसमें ऐड नहीं किया है, तो ये चीज़ें भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, लोकमित्र जो है तो इसे आप इम्पॉर्टेंट समझकर ही इसे याद करिएगा। अगर ये मतलब ये नहीं सोचिएगा कि इसे अगर अपने फैक्ट फॉर्म में लिया है तो मैंने एडिशनल कुछ ऐड किया। ठीक है, तो इसे भी इम्पॉर्टेंट समझिएगा। लोकमित्र जो पत्रिका है इसे आगरा से निकाला गया है और 1863 में इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, उसी तरीके से ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका है और इसका जो समय है वो 1867 था। यह प्रश्न के रूप में था हमारे सामने, लेकिन इसके जो प्रारंभकर्ता या प्रकाशन करने वाले जो व्यक्ति हैं उसका नाम नहीं था, तो नवीन चंद्र है। ठीक है, नवीन चंद्र ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाला है और 1867, तो ये प्रश्न के रूप में आपने देख लिया। अगला जो आखिरी जो है पॉइंट वह है शिक्षा विभाग के अधिकारी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रारंभ में हिंदी के समर्थक थे किंतु बाद में वे उर्दू के हिमायती हो गए। अब मुझे ये बताइए कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की पत्रिका कौन सी थी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। वैसे इसका सही उत्तर है बनारस अखबार। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतेंदु युग को। ठीक है।